हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट। इससे पहले आपने मैकाट्रॉनिक्स की, पावर प्लांट इंजीनियरिंग की और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की वीडियोस भी देखी हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से वीडियो को शेयर करते रहें। और जैसे कि आज आपने देखा कि जो मैकाट्रॉनिक्स का एग्जामिनेशन आया था वो सेम उसी तरीके का आया था। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें देखिए, तो इसी तरीके से देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट है, इसके भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपके 21 सितंबर को एग्जामिनेशन है। तो देखिए, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें देखिए आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। फालतू देखिए क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने, केवल वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो एग्जामिनेशन में आएंगे 100%। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सिलेबस यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, इसके 2 सेक्शन हैं सिलेबस के। पहला आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर होगा एंटरप्रेन्योरशिप में, और मार्केट सर्वे होगा। तीसरा होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। फिर सेक्शन बी जो मैनेजमेंट है, इसमें इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, मैनेजमेंट के स्कोप, और यहाँ पर जो मिसलेनियस टॉपिक हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो आपके किस पैटर्न पर आ रहा है। 80 मार्क का आपका एग्ज़ाम आ रहा है। 40 मार्क के आपके फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड, ट्रू फॉल्स आपके इस तरीके से आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, ये आपको पता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें देखिए आपकी 40 मार्क का जो आपके जो सेक्शन ए होता है उसमें आपको मार्क लाना देखिए बड़ा आसान है। यहाँ पर 40 मार्क आपको लाना देखिए इजी है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपकी बहुत सारी फुल फॉर्म देखिए, जैसे आज मैकाट्रॉनिक्स के पेपर में भी जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, LVDT, LCD, LED, ये सारी फुल फॉर्म आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिली। तो देखिए जो फुल फॉर्म यहाँ पर आएंगे एग्जाम में, तो स्टूडेंट मैं इस वाली वीडियो में आपको फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि फुल फॉर्म की जो वीडियो है वो हम इससे पहले बना चुके हैं एंटरप्रेन्योर में। तो आपके लिए हम उस वीडियो की देखिए जो लिंक है वो हम आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगवा देंगे। क्योंकि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में वो इम्पॉर्टेंट, उसमें 20-25 जो है वो फुल फॉर्म है। अगर आप उन 20-25 फुल फॉर्म को कर लेते हैं तो आप अपने 20 मार्क्स तो पक्के कर लेते हैं, क्योंकि 10 तो लगभग इसमें फुल फॉर्म आनी ही आनी है। लगभग 10 तो इसमें फुल फॉर्म आएंगी ही आएंगी। तो वो अगर आपको वहाँ पर 40 मार्क अपने पक्के करने हैं तो देखिए आप उन 20 फुल फॉर्म को जाकर देखिए। 20, क्योंकि थोड़े ट्रू फॉल्स भी आएंगे, तो देखिए सारी तो यहाँ पर आपके फुल फॉर्म यहाँ पर आ नहीं सकती। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखिए, आपके आपके वहाँ 20-25 मार्क्स तो इसी से आराम से आपको मिल जाएंगे। तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है अगर आपको जो 20-25 मार्क अपने पक्के करने हैं। तो अगर सेक्शन ए में आपको चाहिए कि आप अच्छे से सेक्शन ए निपटा दें, 6 मिनट की वीडियो है आपके लिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उस पर जाके क्लिक करें और वो वीडियो देखिए। 6 मिनट में आपकी सारी फुल फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगी। और ये वो फुल फॉर्म है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखी हैं सारी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि किसी बिजनेस को सेटअप करना, कोई भी बिजनेस जो है उसको सेटअप करना, जिसका एम होता है प्रॉफिट को कमाना। जिसका एम होता है स्टूडेंट प्रॉफिट को कमाना, तो ये आपका क्या कहलाती है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। अब इसमें देखिए एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक मानिए एक बिजनेसमैन होता है जो कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसके लिए रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है देखिए जिसके पास क्या होता है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है, जो कि किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है। और आपको पता है किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने से पहले रिस्क लेना जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए बिना रिस्क के आप कोई बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये एंटरप्रेन्योर होता है जो कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है। अब देखिए एग्जाम में जो आता है यहाँ से आपको पता है 4-4 मार्क में इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आ सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए टीम वर्क होना चाहिए उसके अंदर, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव यानी देखिए आपको पता है कि आजकल जो एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव काम करते हैं इंडस्ट्री में, वही देखिए सक्सेसफुल होते हैं। ये आपको पता है। इंटीग्रिटी, सबको उसको यूनाइटेड रखना है, पूरी टीम वर्क उसको रखना है। इंटीग्रिटी का मतलब टीम वर्क, पूरी टीम एक साथ कार्य करे। पैशन, उसके भीतर क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। विज़न होना चाहिए। विज़न यानी एक विज़न होना चाहिए फ्यूचर के लिए
कि फ्यूचर में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, विज़न होना चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी होती हैं देखिए एंटरप्रेन्योर की, ये ध्यान रखिएगा, ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब स्टूडेंट 2 तरीके के बिजनेस ओनरशिप होती हैं, 2 तरीके से देखिए बिजनेस ओनरशिप होती हैं, यानी 2 तरीके से एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। कैसे? पहला तो सोल प्रोप्रीटोरशिप, सोल प्रोप्रीटोरशिप इसमें क्या होता है देखिए, एकल स्वामित्व होता है। एकल स्वामित्व यानी एक ही इंसान होगा कंपनी में, एक ही इंसान होगा कंपनी में। इस देखिए जिस कंपनी में केवल एक सिंगल पर्सन जिस कंपनी को लीड करता है, एक ही बंदा होता है देखिए उस कंपनी में, चाहे उसके नीचे कुछ लोग काम कर सकते हैं, पर जो अथॉरिटी होती है, मैनेजमेंट होता है, ये बहुत ही छोटे लेवल पर होती है कंपनी। तो स्टूडेंट सोल प्रोप्रीटोरशिप क्या होता है कि एक ऐसा सिंगल पर्सन जो कि किसी बिजनेस को क्या करता है, ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। ये तीनों चीज़ क्या करता है, एक सिंगल इंसान करता है। तो ऐसा जो बिजनेस होता है उसको आसान होता है स्टार्ट करना, इसको बंद करना भी आसान होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, क्विक डिसीजन होते हैं, क्योंकि एक ही इंसान होता है, क्विक डिसीजन ले लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी ऑपरेशंस में देखिए, अगर आपको कोई भी प्लान चेंज करना है तो उसको आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। आपको पार्टनरशिप में जैसे आपको अपने पार्टनर से वहाँ पर पूछना पड़ेगा, पर यहाँ पर अगर सिंगल एक पर्सन है तो बिजनेस में अपने आप क्या ले सकता है, डिसीजंस ले सकता है। यहाँ पर मेंटेनेंस आसान होती है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो कि गवर्नमेंट की जो आपकी जो गवर्नमेंट की आई में, यानी जो गवर्नमेंट की आई में, यानी जो बिजनेस होता है और जो कंपनी होती है वो एक ही होती है, क्योंकि एक ही बंदा उस कंपनी को चला रहा है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है यानी टैक्सेशन, इसमें बहुत कम होता है, इसमें बहुत कम होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखने हैं इसमें। इसकी ये तो एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है देखिए स्टूडेंट, आपने छोटे लेवल पर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें कैपिटल बहुत कम होगी, लिमिटेड होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी इसमें बहुत अधिक होगी देखिए, यानी लायबिलिटी यानी अनिश्चितता इसमें देखिए काफ़ी अधिक होती हैं। एक ही इंसान फैसले लेगा, तो अगर प्रॉफिट भी होता है तो भी, और अगर लॉस भी होता है तो वो भी उसी का जिम्मेदार है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी की कमी रहती है इसमें, क्योंकि देखिए अगर जो सिंगल पर्सन है, अगर उसको देखिए कुछ हो जाता है, या अगर देखिए वो लोन के कारण देखिए उसका बिजनेस बंद हो जाता है, तो ये बिजनेस देखिए ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं। लिमिटेड साइज़ का होता है, लिमिटेड साइज़ का यहाँ पर बिजनेस होता है। छोटी जगह, सिर्फ छोटे जगह के लिए ही बिजनेस सही है, बड़े रेंज पर ये बिजनेस नहीं हो पाता। तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। इसी तरीके से पार्टनरशिप जहाँ पर सिंगल पर्सन से ज़्यादा जो इंसान हैं वो किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं, और जो प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, उनमें आपस में बढ़ जाते हैं, उसे आप पार्टनरशिप कहते हैं। इसके एडवांटेज को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले अधिक होती है, क्योंकि पार्टनरशिप में तो अधिक बंदे हो सकते हैं, 10-12 बंदे, इससे भी अधिक हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए इसमें देखिए पर्सनल इंटरेस्ट भी यहाँ पर देखिए सब में देखिए कोई फैसला लेगा तो वो भी सभी लोग मिलकर लेंगे, तो एक बैलेंस यहाँ पर डिसीजन होगा। यहाँ पर प्रॉफिट भी देखिए ज़्यादा बटेंगे आपस में। यहाँ पर ज़्यादा स्पेशल टैक्सेस नहीं लगते हैं कंपनी पर। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर भी लायबिलिटी अधिक होती है। मानिए एक पार्टनर ने कुछ काम कर दिया और वो उस काम से देखिए कंपनी को नुकसान हुआ, तो यहाँ पर देखिए एक इंसान के गलत काम करने से, यानी कुछ देखिए पॉलिसीज़ कुछ गलत हो गई या कुछ इम्प्लीमेंट गलत कर दिया, तो यहाँ पर लायबिलिटी अधिक होती है। कंटिन्यूटी इसमें भी कम होती है। और यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाइयों की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि देखिए जहाँ पर ज़्यादा पार्टनर रहेंगे उनके बीच में लड़ाई होने की भी चांसेस अधिक होते हैं। तो ये क्या हो गए पार्टनरशिप के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आप देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आ गया है नाबार्ड, नेशनल बैंक। यहाँ पर देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको फुल फॉर्म वाली वीडियो में बताई है। और स्टूडेंट फुल फॉर्म वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत में ही आप 20-25 नंबर अपने पक्के कर लें तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो देखिए नाबार्ड क्या होती है, देखिए नाबार्ड जैसे मैंने आपको बताया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम से ही आप समझ गए हैं कि एक ऐसा बैंक है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंस करता है, और रूरल जो एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको क्या करता है, उनको डेवलप करता है। तो उसे आप क्या कहेंगे, नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 4 मार्क में इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव,
तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए पैसे उपलब्ध करवाना। सप्लाई लॉन्ग टर्म नीड, यानी देखिए लॉन्ग टर्म में देखिए पैसे मुहैया कराना रूरल एरियाज़ में, उनमें देखिए रोज़गार के जो मौके हैं उनको बनाना। स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करना। आर्टिस्ट हैं उनको हेल्प करना ग्रामीण क्षेत्र में। कंप्लीट रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल को डेवलप करेगा और इनको पैसे देगा कि अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए अलग अलग, जैसे आप बैम्बू फार्मिंग देख सकते हैं, बायोमेडिसिन देख सकते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं इनको फाइनेंस करता है नाबार्ड। और एम्प्लॉयमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा उपलब्ध करवाकर, फाइनेंस उपलब्ध करवाकर उनको रोजगार देना, उनका डेवलपमेंट करना। तो ये ध्यान रखिए, नाबार्ड हो गया। अब ऐसे ही आता है सिडबी, यानी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी भी मैंने आपको वहाँ पर फुल फॉर्म बताई हुई है, इसके ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं स्टूडेंट। तो सिडबी का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का अर्थ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो स्मॉल सेक्टर हैं, एमएसएमई हैं, जैसे स्मॉल सेक्टर में एमएसएमई की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई हो, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। देखिए फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, देखिए एमएसएमई। तो जो स्मॉल सेक्टर है उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराना, पैसा उपलब्ध करवाना, उनको प्रमोशन कराना, यानी उनकी मार्केटिंग करना। मानिए जैसे कोई प्रोडक्ट आपके आसपास में बन रहा है तो उसकी मार्केटिंग के लिए वहाँ पर के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्टिव होता है इसका कि इनकी मार्केटिंग कैसे हो, प्रमोशन के लिए। डेवलपमेंट, इनके डेवलपमेंट के लिए वो क्या करता है, कदम उठाता है, अलग अलग कदम यहाँ पर उठाता है कि इनकी डेवलपमेंट किस प्रकार से की जाए। और देखिए कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेट करता है सिडबी, जो स्मॉल आपके वर्कर्स होते हैं इनकी हेल्प करके फाइनेंशियल फॉर्म में इनको कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करा करे। तो 4 उद्देश्य होते हैं, फाइनेंसिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन सिडबी की। अब स्टूडेंट पहले चैप्टर में देखिए इंपॉर्टेंट इतना ही है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका दूसरा चैप्टर है, यहाँ पर मार्केट सर्वे, जो आपका चैप्टर है मार्केट सर्वे है। तो स्टूडेंट मार्केट सर्वे का अर्थ होता है, देखिए कि कस्टमर का फीडबैक लेना। मार्केट सर्वे का अर्थ है कि कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के, जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है उसके लिए क्या लेना, फीडबैक लेना। तो उसे क्या कहेंगे आप, मार्केट सर्वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केट सर्वे, यानी मार्केट में आपने सर्वे किया किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए जो आपकी कंपनी ने प्रोवाइड कराई। इससे क्या होता है, देखिए कंपनी को, इसके भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मार्केट सर्वे का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह है कि पहले तो जो कस्टमर की जो परेशानी है उसको सॉल्व करना, कि हमारे देखिए जो प्रोडक्ट है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो ये जो है मार्केट जो सर्वे है इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है कस्टमर का फीडबैक लेना, प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, कैसा प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद है। तो ये मार्केट सर्वे में आता है आपका। तो ध्यान देखिए इसमें 2 चीज़ों में डिफरेंस आता है एग्जाम में, क्वेश्चनेयर और शेड्यूल। तो क्वेश्चनेयर और शेड्यूल दोनों ही देखिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के तरीके हैं, दोनों ही सर्वे के एक तरीके हैं, क्वेश्चनेयर भी और शेड्यूल भी, दोनों ही सर्वे के टाइप है। मार्केट सर्वे के टाइप भी अगर आ गए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मार्केट सर्वे की टाइप भी आप इनको बोल सकते हैं, क्वेश्चनेयर और शेड्यूल। तो क्वेश्चनेयर क्या होता है, देखिए क्वेश्चनेयर में सिंपल, क्वेश्चनेयर में देखिए क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट मेथड होता है, यानी एक नॉन डायरेक्ट मेथड भी आप इसे कह सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें क्या होता है कि देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरीके से फीडबैक लिया जाता है। इस तरीके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, इस तरीके से फीडबैक लिया जाता है कस्टमर से। बल्कि जो शेड्यूल होता है वो एक डायरेक्ट मेथड होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। किसी भी देखिए इंसान से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो डायरेक्ट मेथड, ये ध्यान रखना, और ये इनडायरेक्ट होता है क्वेश्चनेयर। दूसरा जो क्वेश्चनेयर होता है ये देखिए ये चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है, यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। बल्कि जो शेड्यूल होता है ये डायरेक्ट मेथड है, तो यहाँ पर आपका जो डाटा कलेक्शन है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। नॉन रिस्पॉन्स इज़ यूजुअली हाई, देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चनेयर होता है इसमें रिस्पॉन्स देखिए बहुत कम होता है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए नॉन रिस्पॉन्स इज़ यूजुअली हाई एज मैनी पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि कुछ लोग जो हैं आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारी मेल आती रहती हैं अलग अलग कंपनी से, बहुत अलग अलग उनके प्रोडक्ट के लिए मेल आती रहती हैं, तो आप उसको क्या सभी को रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं। तो क्वेश्चन आवर में रिस्पॉन्डेड कम होते हैं, बल्कि जो शेड्यूल होते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स जो होते हैं बहुत अधिक मिलते हैं, बहुत अधिक यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
ये आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये अंतर हो गए 3 कि पहले यहाँ पर ये नॉन डायरेक्ट मेथड होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने क्वेश्चन, वो डायरेक्ट मेथड है। ये चीप होता है, वो एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्स जो है हाई रहता है, यहाँ पर रिस्पॉन्स रहता है हाई। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो इस चैप्टर में देखिए यही है मार्केट सर्वे और टाइप्स जो हैं वही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और शेड्यूल, और इसके क्या उद्देश्य है मार्केट सर्वे के तो मैंने आपको बता दिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो तीसरा चैप्टर है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो मैंने देखिए जब आपको जो फुल फॉर्म वाली वीडियो है वहाँ पर भी ये फुल फॉर्म बताई थी। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और यहाँ पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 2 तरीके की आपकी रिपोर्ट बनती हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या, देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें किसी भी देखिए जो आप कोई भी काम शुरू करते हैं उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट देती है। आप कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है कि आपका क्या उद्देश्य है, किस लिए आप बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। किसी भी इंडस्ट्री में ये ज़रूरी होती है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, जो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, डिटेल दे बिजनेस की, तो उसे आपके बोलेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलेंगे। आप देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, सिंपल डाटा शीट होती है। पीपीआर की बात करें जो पहला टाइप होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और दूसरा होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, सिंपल डाटा शीट होती है जो कि क्या करती है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में क्या देती है, इन्फॉर्मेशन देती है, और ये बताती है एंटरप्रेन्योर को। ये जो पीपीआर रिपोर्ट होती है कि आपको देखिए इसमें आपको इस प्रोजेक्ट में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट से हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये आपका प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी ये प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करने से पहले आपने जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आप कोई पीपीआर रिपोर्ट ये बताएगी कि आपको ये प्रोजेक्ट में देखिए फ़ायदा होगा, आगे नुकसान होगा, ये आपको बताना है। तो ये होगा पीपीआर। अब होगा डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये देखिए जब आपकी पीपीआर रिपोर्ट बन जाती है, वंस द प्रोजेक्ट, जब रिपोर्ट बन गई आपने प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया कि मुझे इसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो स्टूडेंट अब एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है जो कि बहुत सारे देखिए यहाँ पर एंटरप्रेन्योर एक्सपर्ट की मदद से, इकोनॉमिस्ट, मार्केटिंग इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, इनकी मदद से एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताता है। और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताता है कि स्टूडेंट आपके देखिए कि कितनी आपकी क्या कौन सी यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी, इसमें कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, यहाँ पर कैसे प्लानिंग करनी है, ये सब आपका किस में रहेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। यानी जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डिटेल में समझाया जाए उसको आप बोलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और प्रीलिमिनरी यानी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पहले रिपोर्ट बनाई जाती है कि प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कौन कौन सी वहाँ पर मशीनें लगेंगी। तो ये जो होता है प्रोजेक्ट पीपीआर जो होता है पहले प्रीलिमिनरी, और डिटेल यानी बाद में, जो इकोनॉमिस्ट, जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं बाकी लोगों से इसके बारे में बातचीत करके फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, डीपीआर कहते हैं। अब स्टूडेंट अब हमने पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, दूसरा सेक्शन आ जाते हैं मैनेजमेंट पर। दूसरा सेक्शन जो है आपका वो है मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक साइंस है। देखिए मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है कि सभी पीपल को, सारे लोगों को एक साथ क्या करना, सारे लोगों को एक साथ जोड़ना, जिससे क्या हो वो अपने गोल्स को, जो उनके गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। देखिए कंपनी में क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या कार्य होते हैं कि सारे लोगों को एक साथ कार्य करवाना, सारे लोगों को एक साथ कार्य कराना, इंटीग्रेट करना, अर्थ है इंटीग्रेट करना, एक साथ जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंटीग्रेट करना जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, इसे ही आप मैनेजमेंट बोलते हैं स्टूडेंट। अब एग्जाम में मैनेजमेंट के फंक्शन पूछे जाते हैं, तो मैनेजमेंट के देखिए 5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, सबसे पहले होती है प्लानिंग, ये पहला स्टेप होता है मैनेजमेंट में। देखिए कोई भी कंपनी में देखिए काम करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग क्या होता है, फर्स्ट जो होता है स्टेप होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बाद प्लानिंग बनाई जाती है मैनेजमेंट में। फिर दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग बनाई, अब आप जो रिसोर्सेज आपके पास है उनका इफेक्टिव यूज़ कैसे करें, इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये आपको ऑर्गेनाइजिंग में बताया जाएगा। स्टाफिंग में, अब तीसरा आता है स्टाफिंग। इसका अर्थ होता है देखिए आपने इफेक्टिव यूज़ आपने रिसोर्सेज का आपने करना है, मैन मटेरियल मशीन का 3M भी पूछा जा सकता है, मैन मशीन मटेरियल। तो अब देखिए इनका आपने कर दिया। स्टाफिंग में क्या होगा, देखिए
सही इंसान को सही जगह पर लगाना, उसे स्टाफिंग कहेंगे। यानी जो सेलेक्टिंग द राइट पर्सन टू द राइट प्लेस, यानी राइट पर्सन को राइट प्लेस देना। जैसे आपको पता है कि किसी को असेंबली में काम करना है, कौन जो है इन्वेंट्री में रहेगा, कौन जो है डिज़ाइन में रहेगा, तो अलग अलग देखिए डिपार्टमेंट को बांट देना स्टाफिंग कहलाती है। फिर होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का अर्थ होता है कंट्रोल करना, ओवरसी करना। डायरेक्टिंग का मतलब अब आपने बांट दिए, फिर आप क्या करेंगे, ओवरसी, उसको चेक करेंगे कि कार्य जो है सही से हो रहा है, आप चेक करेंगे परफॉर्मेंस को, तो इसे डायरेक्टिंग बोलेंगे। फिर आखिरी होता है कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेटिंग, इसे बोलेंगे। तो इसका मतलब कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेटिंग, इसका अर्थ होता है कि इन सबको एक साथ देखिए, जो जितने भी कार्य हो रहे हैं सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ कार्य करवाना, इसे आप क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेटिंग बोलेंगे। तो ये आपके होते हैं फंक्शंस। ये 5 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 10 मार्क में भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। और मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं? मैनेजमेंट के उद्देश्य ये होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, देखिए। और यहाँ पर क्या होगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट को भी देखिए, मैनेजमेंट का उद्देश्य ये भी होता है कि एम्प्लॉयमेंट देखिए इंक्रीज हो, कंपनी में देखिए नए चीज लोगों को देखिए रिक्रूट किया जाए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा क्या होता है देखिए कि नेशन की डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट योगदान रहता है। अगर देखिए, अगर हम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, अगर हम अपने संसाधनों का अच्छे से उपयोग करेंगे, तो हमें जो है रिसोर्सेज की कम कम रिसोर्सेज में हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेशन की हेल्प होगी, नेशन के संसाधन बचे रहेंगे। और यहाँ पर ये क्या होता है, उद्देश्य होते हैं मेनली, कॉस्ट को कम करना, क्वालिटी को इंक्रीज़ करना, ये सब आप लिख सकते हैं। अब देखिए जो डिफरेंस आता है यहाँ पर मैनेजर और लीडर में, मैनेजमेंट और लीडर में, मैनेजर और लीडर में क्या अंतर होता है मेनली, मैनेजर और लीडर। तो मैनेजर के काम काम कम होता है यहाँ पर देखिए, फोकस ऑन थिंग्स, और इसका कार्य होता है फोकस ऑन पीपल। यानी ये थिंग्स पर, वस्तुओं पर ध्यान देता है कि आपको यूटिलाइजेशन कैसे करना है, और ये लीडर जो होता है लोगों पर ध्यान देता है, पीपल पर ध्यान देता है। प्लानिंग, मैनेजर प्लान बनाता है, ये इंस्पायर करता है पीपल को, यानी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये ऑर्गेनाइज करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है एक वे में, सबको एक साथ इकट्ठा करके कैसे कैसे काम करना है, ये इन्फ्लुएंस करता है लीडर। ये डायरेक्ट करता है, ये मोटिवेट करता है। मैनेजर कंट्रोल करता है, ये बिल्ड करता है। ये फॉलो करता है रूल्स को, और ये रूल को बनाता है लीडर। ये ध्यान रखिएगा, ये रूल को फॉलो करवाता है मैनेजर, और ये क्या करता है, रूल को बनाता है। तो ये लीडर हो गए मेनली, ये आपको ध्यान रखना है, लीडर और मैनेजर में अंतर। अब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी अंतर आता है। तो देखिए मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट देखिए, एक देखिए एडमिनिस्ट्रेशन से लेवल देखिए नीचे है। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका कार्य होता है पॉलिसीज़ को बनाना, और इसका काम होता है मैनेजमेंट का पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई पॉलिसीज़ बनाई, तो अब जो मैनेजमेंट होगा उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये डिसीजन मेकिंग करता है, एग्जीक्यूशन करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, मैनेजमेंट डिसाइड कि किसको क्या कार्य करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इज़ टू बी डन। और एडमिनिस्ट्रेशन बताता है कि क्या करना है और कब करना है, और मैनेजमेंट बताता है कि कौन करेगा, कि इस कार्य को कौन करेगा। ये ध्यान रखिए। स्टेटस क्या होता है देखिए, मैनेजमेंट देखिए लोअर लेवल होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन हायर लेवल होती है ऑर्गेनाइजेशन में। 4-5 अंतर आपको 4 मार्क्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है देखिए, मोटिवेशन एक इंटरनल फैक्टर है हर इंसान के अंदर। देखिए मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल फैक्टर है। देखिए मैनेजमेंट में भी जो मोटिवेशन होता है वो आपके इम्पॉर्टेंट जो है रोल यहाँ पर अदा करता है। ये क्या करता है मोटिवेशन, ये इनकरेज करता है पीपल को। देखिए जो लीडर होता है उसका क्या कार्य होता है, इनकरेज करना पीपल को। तो पीपल को इनकरेज करता है कि जिससे वो क्या कर सके, अपना बेस्ट दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें कंपनी में, उसे आप मोटिवेशन कहेंगे। और ये आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं चैलेंज, देखिए आपने किसी एम्प्लॉय को चैलेंज दे दिया, उसको गोल्स उनको करा के, सपोर्ट प्रोवाइड कराकर, उनको डिटरमाइन बनाकर, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराकर, उनको पावर देकर, उनकी डेवलपमेंट कर कर, अब उनको समय समय पर देखिए, अगर आप क्या करेंगे, समय समय पर अगर उनको देखिए जो उनका इंसेंटिव है वो मिलता रहेगा, रिवॉर्ड उनको मिलते रहेंगे, तो इससे क्या रहता है, एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड रहता है।
इससे क्या रहता है, एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मोटिवेशन है, इसके ये कि मोटिवेट किस किस कारण से होता है, तो ये भी आपने देख लिया। और मोटिवेशन देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय रहेगा वो हमेशा जो है 100% अपना देने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर देखिए कंपनी में किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली तो क्या वो अपना 100% दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो मोटिवेशन देखिए, जो मोटिवेशन देखिए किस चीज़ में आपके हेल्प करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे तो देखिए जो है नए रिक्रूटमेंट की भी कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आगे रिक्रूटमेंट जो होगी वहाँ पर उस जगह पर नहीं होगी। मैनेजर के साथ वो अच्छे से उनके तालमेल होगा। ये मोटिवेशन के देखिए फ़ायदे होते हैं, ये ध्यान रखिए। आप देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से कार्य करती है। तो पहला होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में देखिए जैसे एक लाइन चलती है वैसे ही होगा, जैसे एक आप देख रहे हैं ऊपर सीईओ है, सीईओ के नीचे एक प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे 2 असिस्टेंट मैनेजर है और इनके नीचे एक एक इंजीनियर है। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन चल रही है, सीईओ ने बोला प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला असिस्टेंट मैनेजर ए को, फिर असिस्टेंट मैनेजर ए ने बोला यहाँ पर इंजीनियर को। तो जहाँ पर लाइन के रूप में कार्य फॉलो हो रहा है उसे आप क्या कहेंगे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जहाँ पर एक लाइन फॉलो होगी, एक लाइन में वर्क होगा, उसे आप क्या बोलेंगे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऐसे ही सीईओ ने मार्केटिंग मैनेजर को बोला है तो इस तरीके से सेल्स ऑफिसर ए को बोलेगा, वो सेल्स पर्सन को बोलेगा। तो इस तरीके से क्या होगी आपकी स्ट्रक्चर चलेगी, इसे लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा होता है लाइन एंड फंक्शनल। लाइन एंड फंक्शनल, इसमें लाइन भी होता है और फंक्शनल अथॉरिटी भी होती है। कैसे, यानी इसमें ऑर्डर भी यहाँ पर देते हैं, जब प्रेसिडेंट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर हैं, सेल्स एक हैं और एक फाइनेंस के हैं। तो ये दोनों भी आपस में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं कि इसके नीचे लाइन है, नहीं, ये दोनों भी आपस में कनेक्ट रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, आप मानिए पीएम है प्रोडक्शन मैनेजर, इसके साथ एक फाइनेंस वाला बंदा है और एक सेल्स वाला बंदा, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये इनसे भी डिस्कशन करेगा और फिर नीचे यहाँ पर कमांड देगा। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शनल लेवल पर भी जो यहाँ पर जो है अथॉरिटी क्या है, डिवाइडेड है। ऐसे नहीं कि लाइन में आ रही है, एक डिवाइडेड अथॉरिटी है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, फंक्शनल, लाइन एंड फंक्शनल। लाइन भी होती है इसमें, फंक्शनल अथॉरिटी दोनों होती है, ये ध्यान रखिएगा। और लाइन में सिंपल एक लाइन आती है। अब देखिए अब एक आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसकी सीआरएम की फुल फॉर्म होती है, ये भी एग्जाम में आ सकती है, ध्यान रखिएगा। तो सीआरएम क्या होता है देखिए, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्टूडेंट क्या होगा कि कस्टमर के साथ देखिए जो रिलेशन है उसके बारे में है, ये कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में जो मैनेजमेंट है। यानी देखिए कस्टमर से कैसे, देखिए हमारा जो कस्टमर है कैसे सेटिस्फाई होगा कंपनी से। तो देखिए इसके अलग अलग फैक्टर होते हैं, जैसे आप देखिए आप अच्छी सर्विस से कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने रिलेशन उसके साथ सुधार सकते हैं। सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सर्विस देकर आप अपनी अच्छी सर्विस रखिए, कस्टमर के साथ देखिए अपनी अच्छी सर्विस रखिए। सपोर्ट, सपोर्ट होना चाहिए। क्वालिटी आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी रखें। मार्केटिंग आप अच्छा रखें जिससे देखिए जो और कस्टमर अट्रैक्ट हो सकें आपके प्रोडक्ट के प्रति। रिसर्च होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। लॉयल्टी, लॉयल्टी यानी एक फेथफुलनेस, एक लॉयल्टी यानी वफादारी होना चाहिए एक प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट हमेशा एक इस तरीके से प्रोडक्ट होना चाहिए, आपकी क्वालिटी की सर्विस इस तरीके से होनी चाहिए कि वो एक लॉयल रूप ले ले, यानी हमेशा आपका ही प्रोडक्ट फिर जो है कस्टमर यूज़ करे। तो ये सारे जो आपके कस्टमर रिलेशनशिप को इंक्रीज़ करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप देख रहे हैं, अगर आप कस्टमर के साथ देखिए रिलेशनशिप अच्छे नहीं करते तो इसके क्या होंगे, आपके जो हैं जो आपके कस्टमर्स हैं वो दूसरे जगह चले जाएंगे, तो इससे आपको क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस से बचने के लिए देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़िए यहाँ पर HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसकी भी फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब एग्जाम में इसके आते हैं यहाँ पर फंक्शन कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, जो HR होता है, HR यानी जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है। अब देखिए उसका क्या क्या कार्य होते हैं। एक तो प्लानिंग, प्लानिंग बनाता है। स्टाफिंग, किस बंदे को किस जगह पर भेजना है, जैसे मैंने आपको बताया असेंबली वाले को असेंबली की जगह, डिज़ाइन में जो बंदा सूटेबल है उसको डिज़ाइन में भेजिए। फिर यहाँ पर देखिए आप डेवलपिंग, डेवलप करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, मैनेज करता है, रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है,
एवल्यूट करता है, अप्रेज करता है, इस और रिक्रूट भी करता है। देखिए रिक्रूट का भी इसका कार्य होता है। देखिए आप देख रहे हैं कंपनियों में आपको कौन रिक्रूट करता है, एचआर यहाँ पर क्या करता है, रिक्रूट करता है। कौन रिक्रूट करता है, एचआर आपको रिक्रूट करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, रिक्रूट। तो ये इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं ये एचआर के कार्य होते हैं। मैनेज करना, प्रॉब्लम को सुनना, वर्कशॉप भी लगाना। वर्कशॉप यानी जिसमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाए, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, ये भी कार्य होते हैं। मोटिवेट करने का, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए फिर आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसकी वीडियो देखिए मैं वैसे आज डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेनिफिट्स ये 10 नंबर में भी आ सकता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या, इसके एलिमेंट कौन से हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन 10 मार्क में पूछा जा सकता है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक मैनेजमेंटल अप्रोच है जिसका उद्देश्य होता है सभी एम्प्लॉय को और कस्टमर के साथ मिलकर, सारे कस्टमर्स और एम्प्लॉय को साथ में लेकर, देखिए जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसको बेटर करना, जो सर्विस है और उसको बेटर करना। वो यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि देखिए जिससे आपका कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहे, ये आपको ध्यान रखना है। कस्टमर और एम्प्लॉय का टोटल कमिटमेंट, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी और एम्प्लॉय का भी कमिटमेंट, ये दोनों इसमें आते हैं। और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर आता है जस्ट इन टाइम, फिर आता है स्टूडेंट आपका जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम देखिए इसको आप टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। ये जापान में सबसे पहले देखिए लागू किया गया था। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जीआईटी कहाँ से आया है, फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जीआईटी का, जस्ट इन टाइम का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि जस्ट इन टाइम सबसे पहले किस देश में स्टार्ट हुआ था। तो ये जापानीज़ है, इसको आप टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, क्या कहते हैं, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी आप इसको कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो आपका TQM है, GIT है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी टॉपिक हैं। तो देखिए जस्ट इन टाइम का अर्थ होता है कि देखिए जब भी आपकी प्रोडक्शन चल रही है तो उसमें फ्लो टाइम को कम करना, फ्लो टाइम यानी टाइम को रिड्यूस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो फ्लो टाइम है इसको रिड्यूस करना, फ्लो टाइम को रिड्यूस करना, ये किसका कार्य होता है, जस्ट इन टाइम का होता है। फ्लो टाइम को कम करना यानी जो आपकी जो टाइम लग रहा है प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में, उसको कम करना, ये काम होता है जस्ट इन टाइम का। तो इसके कुछ देखिए यहाँ पर एलिमेंट होते हैं, इसके उद्देश्य इसको आप कह सकते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, आपके प्रोडक्ट में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रहे, वेस्ट एलिमिनेट हो, अनइंटरप्टेड वर्क फ्लो हो, कस्टमर डिलाइट, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, टोटल मैनेजमेंट कमिटमेंट, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, जो TQM है वो भी इसमें आता है। क्वालिटी पूरी कंट्रोल रहे और कस्टमर के साथ जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें जो है एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा, जस्ट इन टाइम के एलिमेंट्स, ये 4 मार्क्स में भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट देखिए इतने टॉपिक आपको अगर आपने कवर कर लिए, और कुछ देखिए इसमें टॉपिक हैं जैसे कि आपका सेल्स टैक्स हो गया, तो ये क्या है, टैक्स है, सेल्स टैक्स हो गया। आपका इनकम टैक्स, देखिए जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर द्वारा लगाया जाता है आपकी आय पर, देखिए किसी की भी आय पर जो कि देखिए पैमाने से अधिक है, एक तय पैमाने से अधिक जो आय है उस पर इनकम टैक्स लगता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है। ऐसे ही सेल्स टैक्स है, यानी जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी खरीदने पर आपको टैक्स देना पड़ता है, उसे सेल्स टैक्स बोलते हैं आप। तो ये टैक्स भी आपको पढ़ने हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इनके बारे में आप छोटे छोटे 2-2 मार्क्स में इनके बारे में देखिए, शॉर्ट नोट्स टाइप का आ सकता है, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और आप देखिए जैसे स्टूडेंट आपको जो आपके फुल फॉर्म वाली वीडियो है वो आपको देख लेनी है ज़रूर। और फिर हम स्टूडेंट कल आपके लिए AMD की एडवांस मशीन डिज़ाइन की वीडियो लेकर आएंगे, वो आपको देखनी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर तो आपका AMD है, मशीन डिज़ाइन ही है, एडवांस मशीन डिज़ाइन। तो ये ध्यान रखना है अगर आपको। और स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ स्टूडेंट, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आपको इसी तरीके से कोई भी देखिए इन्फॉर्मेशन पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।